गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको क्लास 9 की बायोलॉजी का जो लेसन फर्स्ट है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही आपको वीडियो मिलेंगे पार्ट 1 से। जितने भी इस लेसन में वीडियो होंगे वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी क्रम में आपको ये वीडियो मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। देखिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है क्या। देखिए यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। अब देखिए सेल क्या है, जैसे एग्जाम्पल को रूप में बताएं कि जैसे आपके घर में सभी का घर बना हुआ है ना, तो आपका घर बना हुआ है तो घर के बनने में बहुत सी मटेरियल लगते हैं, लेकिन उसकी इतनी बड़ी इमारत होती है और उसमें होता क्या है, जो ईंटें होती हैं आपकी है ना, वो एक यूनिट होती है। अब चाहे जिसका जितना बड़ा घर हो, लेकिन उसमें ईंटें क्या होती हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स तो ज़्यादा होंगी, ईंटों की संख्या ज़्यादा होगी, आपका घर बड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि किसी का घर बहुत बड़ा बना हुआ, लार्ज बना हुआ है तो उनके घर में ईंटें बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की लगी होंगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है कि सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका उद्भव या उसके जीवन का आरंभ, स्टार्टिंग कहें, ठीक है, तो सिर्फ एक सेल से स्टार्ट होती है। वो चाहे एक चींटी की हम बात करें या एक एलिफेंट यानी कि हाथी की बात करें, एक छोटे से ग्रास के प्लांट की बात करें हम, या बड़े विशालकाय बनियान ट्री यानी कि बरगद के पौधे की बात करें, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो एक सेल से होती है। ठीक है, इसीलिए सेल जो है, कोशिका जो है, उसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं सेल के बारे में। देखिए कोशिका, ठीक है, अब इसका देखो फॉर्मेशन कैसे होता है। जो कोशिका है ना, कोशिका जब आपस में मिलती हैं, बहुत सी कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है आपका टिश्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ऊतक। क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। ठीक है, ऊतक के बाद में क्या है, ऊतक जब आपस में मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, आर्गन बनता है। ठीक है, ऊतक जब मिलते हैं तो आपका क्या बन जाता है, आर्गन बन जाता है। और आपस में जब आर्गन मिलते हैं तो क्या बन जाता है आपका, आर्गन सिस्टम बन जाता है। और आर्गन सिस्टम से क्या होता है, आपकी पूरी एक बॉडी, या कह सकते हैं एक जीव का फॉर्मेशन हो जाता है। जीव, वो कोई भी आपका जीव हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोशिका जो है आपकी खोज किसने की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी इन 1665 की 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। ठीक है, अब जो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की वो कैसी कोशिका थी, वो थी डेड सेल, यानी कैसी कोशिका थी वो, डेड सेल। ठीक है, वो कैसी थी, वो डेड सेल थी। इन्होंने खोज किससे की थी, माइक्रोस्कोप। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, 1665 में ही रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कर लिया था। अब उनकी जिज्ञासा बढ़ी कि संयुक्त माइक्रोस्कोप से क्या किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, कोशिका की ही खोज कर डाली। और कोशिका का स्टार्टिंग में नाम क्या दिया था, कोशा। क्या दिया था, कोशा दिया था। अब थोड़ी सी हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। देखिए रॉबर्ट हुक ने क्या किया, जब उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार कर लिया रॉबर्ट हुक ने, तो उन्होंने एक कार्क का टुकड़ा लिया। अब देखिए कार्क क्या होता है, कार्क क्या होता है, देखिए कोई भी प्लांट होता है तो प्लांट के जो बाहर एक बक्कल जैसा लगा होता है, इसको बोलते हैं छिलका, है ना, तो वही उसी को बोलते हैं कार्क। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उस छिलके को निकाल लिया प्लांट से और उसकी पतली पतली स्लाइस कट की। पतली पतली क्या हुई, बहुत महीन महीन, है ना, झिल्लियों के समान पतली पतली स्लाइस कट की। और स्लाइस को कट करने के बाद क्या किया उन्होंने, उस स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा ऑब्जर्व करने के लिए कि देखते हैं इस कार्क के टुकड़े में हमें क्या दिखाई पड़ता है। तो उन्होंने देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ऐसे कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक को माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़े। अब इन्होंने क्या किया, इसको बोलते हैं हनी कम्ब लायक स्ट्रक्चर, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते। आप लोगों ने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है, इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखाई पड़ते हैं। कैसे होते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते के समान
छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही ब्लॉक्स जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा रॉबर्ट हुक ने, तो उनको ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक दिखाई पड़े और इनका नाम उन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम बोला, उन्होंने कोशा वर्ड का इस्तेमाल किया और बाद में ये कोशिका नाम से प्रचलित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये, अब देखिए ये क्या, अगर जो हम ऐसे बात करेंगे तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता जाके। अब जो हल्का सा पॉइंट डार्ट दिखाई पड़ता है, देखो ये तो हो गई सेल, क्या हो गई, ये सिंगल सेल हो गई, ये कोशिका हो गई। अब जो इसमें डार्ट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है ना, ये क्या हो गया आपका भाई, न्यूक्लियस। ये हो गई कोशिका आपकी पूरी, है ना, कोशिका। और ये क्या हो गया भाई, केंद्रक। केंद्रक क्या होता है भाई, ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल। मतलब केंद्रक क्या होता है, केंद्रक जो होता है कोशिका का मस्तिष्क होता है। सारी एक्टिविटीज का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये छोटा सा इतिहास हो गया कोशिका के बारे में। अब जो ये डिस्कशन था, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने अपनी एक बुक माइक्रोग्राफिया में इसका प्रकाशन किया। किसने, रॉबर्ट हुक ने, जो उनकी बुक थी माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया जो बुक थी, उन्होंने इसका प्रकाशन उसमें किया था। अब देखो 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कोशिका की खोज की, किससे, संयुक्त कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से। इसके बाद में देखो क्या, ल्यूवेनहॉक इन 1674। अब 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने क्या की, लिविंग सेल की खोज की। किससे, ल्यूवेनहॉक ने। देखो इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी। किसमें की थी, कार के टुकड़े में। कार क्या है, लकड़ी का टुकड़ा समझ सकते हैं, बार्क, है ना, बार्क ऑफ ए प्लांट। अब 1674 में लिविंग सेल की खोज की, किसके द्वारा की गई, ल्यूवेनहॉक ने की। ठीक है, इसके बाद में जो मैंने अभी बात किया था न्यूक्लियस, 1831। अब न्यूक्लियस की खोज कर दी गई 1831, किसने, रॉबर्ट ब्राउन। आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट हुक है ना, और रॉबर्ट ब्राउन में हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है। तो कैसे हमको ध्यान रखना है कि किसने कोशिका की खोज की, है ना, ये कोशिका हो गई और ये हो गया भाई आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो किसने, देखो रॉबर्ट हुक, क्या बोला मैंने, रॉबर्ट हुक। लास्ट में क्या आता है, का। तो जिसके लास्ट में का आता है उसने कोशिका की खोज की। लेकिन दोनों कन्फ्यूजिंग है क्योंकि का ये भी है, का ये भी है। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है और रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब लास्ट में इसमें ना आता है, ठीक है, तो कोशिका नहीं होगा, यहाँ पे केंद्रक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब देखो कोशिका सिद्धांत, है ना, कोशिका सेल थ्योरी। इतना होने के बाद में धीरे धीरे जैसे विकास क्रम की ओर बढ़ते रहे, तो क्या हुआ कि कोशिका सेल थ्योरी प्रपोज कर दी गई। अब सेल थ्योरी दो जर्मन साइंटिस्ट, है ना, दो जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथियास लाइडेन और थियोडोर स्वान। क्या नाम था, मैथियास लाइडेन और थियोडोर स्वान। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बताया कि ऑल द प्लांट्स, ठीक है, जो सभी पेड़ पौधे जो होते हैं मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल द प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल्स एंड ऑल द एनिमल्स इज मेड अप ऑफ सेल्स। कि सभी जीवधारी तो सेल से बने होते हैं, लेकिन सभी जो प्लांट होते हैं वो भी कोशिकाओं के द्वारा ही निर्मित होते हैं, और सभी जंतु जो होते हैं, जीवधारी जो होते हैं, वो भी कोशिकाओं के द्वारा ही निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने जो सेल थ्योरी में कुछ मुख्य रूप से तीन बिंदु बताए थे। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये श्वान महोदय हो गए। इन्होंने क्या बताया था कि एनिमल सेल के बारे में, कि सभी एनिमल जो होते हैं मेड अप ऑफ सेल, सभी एनिमल कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं। यहीं पे स्लाइडन महोदय ने क्या बताया था कि सभी पेड़ पौधे जो होते हैं कोशिकाओं के द्वारा ही निर्मित होते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया, मैथियास लाइडेन ने बताया कि सभी प्लांट सेल से बने होते हैं, और थियोडोर स्वान ने बताया कि सभी एनिमल जो होते हैं सेल के द्वारा बने होते हैं। तीन बिंदु मुख्य रूप से थे कोशिका सिद्धांत के। कौन कौन से बिंदु हैं, फर्स्ट पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, कि सभी जीवधारी जो होते हैं एक कोशिका से बने होते हैं। मतलब फर्स्ट यूनिट जो उनकी होती है, उनके जीवन का प्रारंभ
पहली यानी कि एक ही कोशिका से होता है, बाद में नंबर उनके बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, साइज जो होता है वो नंबर ऑफ सेल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अब छोटी सी चींटी है, बड़ा सा हाथी है, तो हम बोलेंगे क्या कि चींटी के शरीर में कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी हैं और हाथी के शरीर में कोशिकाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। इट्स नॉट ट्रू, है ना। हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया था कि आपका घर छोटा सा बना है ना, और किसी का घर बहुत बड़ा बना हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इज मोर लार्ज, है ना, कि ब्रिक्स का साइज थोड़ा सा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जिसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी बनी है वो उसके घर में बहुत बड़ी बड़ी ईंटें लगी हैं, और हमारा घर छोटा सा बना हुआ है तो हमारे घर में बहुत छोटी छोटी ईंटें लगी हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या सभी जीवधारी कोशिका के द्वारा बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट है सेल इज ए बेसिक यूनिट। अच्छा, बेसिक यूनिट क्यों कहा गया है? क्योंकि कोई भी जीवधारी हो कोशिका से ही उसका फॉर्मेशन होगा, कोई भी जीवधारी हो कोशिका ही उसके जीवन की प्रारंभिक यूनिट होगी, इसलिए बेसिक यूनिट कहा गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, न्यू सेल्स अराइव फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग ऑफ सेल्स, मतलब जो नवीन कोशिकाओं का निर्माण होगा, है ना, नवीन कोशिकाओं का निर्माण क्या, पहले से उपस्थित पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा ही नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये तो हो गया कोशिका सिद्धांत के बारे में। इसके बाद में देखो क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल, है ना, क्या वेरियस टाइप्स ऑफ सेल। अब देखो वेरियस टाइप ऑफ सेल क्या होता है कि सेल एक प्रकार की नहीं होती, डिफरेंट, हमारे बॉडी के अंदर ही डिफरेंट साइज की सेल होती हैं, है ना, हमारे शरीर के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, और एक टाइप की सेल मिलकर के एक टाइप के टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, उनका फंक्शन अलग अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे ब्लड सेल्स हैं, उनका शेप कैसा होता है, ब्लड सेल देख लीजिए, है ना, कुछ इस टाइप से होता है, इसमें ऐसे केंद्रक होता है, ये ब्लड सेल्स होती हैं, है ना। बोन सेल्स कुछ इस टाइप से, जैसे ये होता है ऐसे, ठीक है, बोन सेल्स इस टाइप से कुछ होती हैं ऐसे। इसके बाद में है स्पर्म सेल, ठीक है, ये देखिए स्पर्म सेल क्या थोड़ा सा ऐसे इस टाइप से आपकी ये स्पर्म सेल होती हैं। फिर है ओवा सेल, जैसे आप ब्लड सेल बनाया है ना ऐसे इस टाइप से थोड़ा सा, ये इस टाइप से आपकी ओवा सेल होती हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या है, स्पर्म सेल और ओवा सेल हो गया। तो इसके अलावा बहुत सी सेल होती हैं जो छड़ाकार होती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक है, इस टाइप से डिफरेंट टाइप की सेल्स हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखो जो सेल है, सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर टू टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकेंड है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऐसे जीवधारी ए लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, मतलब कोई ऐसा जीवधारी जिसके संपूर्ण शरीर का फॉर्मेशन एक ही सेल में होता है और सभी एक्टिविटीज एक ही सेल में होती हैं। ठीक, उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल के रूप में क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, इटिशी, अमीबा, पैरामीशियम। मल्टीसेलुलर में हम खुद हैं, ठीक है, हम लोग क्या हैं मल्टीसेलुलर में आते हैं। गोट हो सकती है, जितने अदर जो हैं वो सारे क्या है मोस्टली क्या मल्टीसेलुलर, ऐसा समझे मोस्टली मल्टीसेलुलर जो हमको आंखों से दिखाई पड़ते हैं। तो ये हो गए यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो मल्टीसेलुलर की बहुत सी विशेषताएं और यूनिसेलुलर डिफरेंसेस होते हैं कि यूनिसेलुलर का संपूर्ण जैसे ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय वन सेल, कि उनकी एक ही सेल में क्या सारी एक्टिविटी की जाती है यूनिसेलुलर में। मल्टीसेलुलर में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन होते हैं अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इसके बाद में हम बात करते हैं, अब देखिए क्या है, कुछ पॉइंट रिमेंबर करने वाले। स्मॉलेस्ट सेल है माइक्रोप्लाज्मा जेनिटेलियम, ये क्या है एक बैक्टीरिया होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, इसीलिए कहा गया स्मॉलेस्ट सेल। अच्छा, हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती पता है आपको, स्पर्म सेल। कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट सेल हमारी बॉडी में स्पर्म सेल होती है। ठीक है, बिगेस्ट सेल कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच एग, है ना, जानते होंगे शुतुरमुर्ग का अंडा जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग होता है। और बिगेस्ट सेल हमारी बॉडी में कौन सी होती है, न्यूरॉन सेल। ठीक, तंत्रिका कोशिका जिसको बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में सबसे लंबी या कह सकते हैं सबसे बड़ी कोशिका होती है। और कोशिका को मेजर करने की छोटी यूनिट क्या होती है, माइक्रोन। इसीलिए हमेशा लिखा होता है 0.022 या 0.08 माइक्रोन, इस टाइप से इनका डायमीटर दिया होता है।
अब इतना स्टडी करने के बाद देखते हैं कोशिका के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सेल्स। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? देखो कोशिकाएं मुख्य रूप से सेल्स जो होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। अब देखो प्रोकैरियोटिक, देखो प्रो इनका वर्ड मतलब समझते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक मैंने बोला प्रो, तो प्रो का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। प्रो का मतलब क्या हो गया? एब्सेंट। मतलब जो अगर जो इसको हम अलग अलग पार्ट में तोड़ें इसको, तो प्रो का मतलब एब्सेंट और कैरियोटिक मीन्स क्या होता है? कैरियोटिक मीन्स क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस, मतलब जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाएगा वो क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक। और यू का मतलब हो गया प्रेजेंट, यू का मतलब हो गया प्रेजेंट और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। तो हम अगर जो इसके वर्ड का मतलब समझे तभी क्लियर हुआ था कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है। तो कुछ कॉमन डिफरेंसेस, बहुत से डिफरेंस हैं, लेकिन हम क्लास 9th के अकॉर्डिंग कुछ कॉमन डिफरेंसेस बता रहे हैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। तो देखिए क्या है, बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, है ना, उसमें है ही कि प्रो का मतलब एब्सेंट, तो न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। यू का मतलब हो गया प्रेजेंट, तो क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। सेकेंड बात करते हैं ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? देखो अगले पार्ट 2 बनाएंगे तो उसमें कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से हम, और डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसमें समझ में आएगा ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। ऑर्गेनेल्स का मतलब कोशिका के अंग। जैसे हमारे बॉडी में हमारी आइज़ हैं, हमारी नोज़ है, हमारे हैंड है, हमारे लेग्स हैं, ये हमारे क्या हैं? बॉडी के ऑर्गन्स हैं। तो ऐसे ही कोशिका के ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। कोशिका के कोशिकांग जो उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। तो ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल, और ऑर्गेनेल्स जो होते हैं कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स में। थर्ड पॉइंट बात करते हैं हम हिस्टोन प्रोटीन की। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होती है प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगी? एब्सेंट होगी, और यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन क्या होगी? एब्सेंट होगी, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट का मतलब उसमें झिल्ली नहीं होती, खुली जो उनका साइटोप्लाज्म होता है उसमें खुली अवस्था में ऐसे ही पड़े होते हैं, ठीक है। हम राइबोसोम्स की बात करते हैं। तो राइबोसोम जो होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का होता है, और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का होता है राइबोसोम, ठीक है। तो अगर जो ना समझ में आया क्या है कि प्रोकैरियोटिक, देखो यू का मतलब यू मीन्स यू, और हम कैसे वास्तविक हैं, दिखाई पड़ रहा है हमारे, ठीक है ना। तो क्या वो वास्तविक सेल्स होती हैं जिसमें सारे कोशिकांग, जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, गाल्जी काय, गाल्जी पार्टी, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सब कोशिकांग उसमें आते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।